महेश कुमार आर्य। आज हम समकालीन भारत एवं शिक्षा के अंतर्गत वैदिक कालीन शिक्षा में भाग 1 का अध्ययन करेंगे। वैदिक काल के अंदर भारतीय वेद 4 माने गए हैं। संसार के प्राचीनतम ग्रंथ वेद माने गए हैं। सामान्यतः वेदों को धार्मिक ग्रंथ के रूप में देखा और समझा जाता है। जर्मन विद्वान मैक्स मूलर के अनुसार वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। मैक्स मूलर ने इसकी रचना 1200 ईसा पूर्व मानी थी, परंतु लोकमान्य तिलक ने ऋग्वेद की रचना का समय 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व सिद्ध किया है। हमारे देश भारत में 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लोक भाषा प्राकृत और पाली थी। हमारे देश में संस्कृत भाषा का प्रयोग भी बहुत होता था। वेदों की संस्कृत भाषा इतनी समृद्ध एवं परिमार्जित है कि उसकी विषय सामग्री को बनने में और विकसित होने में अवश्य ही बहुत अधिक समय लगा होगा। भारत में 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक वेदों का वर्चस्व रहा है। इतिहासकार इस काल को वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल में हमारे देश में एक समृद्ध शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ, जिसे हम वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली कहते हैं। उद्देश्य ऑब्जेक्टिव, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के मुख्य अभिलक्षण विशेषताओं को जान सकेंगे। वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियों और अनुशासन आदि को समझ सकेंगे। गुरु शिष्य संबंध को समझकर आज समाज के सामने आदर्श प्रस्तुत कर सकेंगे। वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य शिक्षा केंद्रों के बारे में जान सकेंगे। शिक्षा का अर्थ, सामान्यतः बच्चों को परिवार में विद्यारंभ संस्कार और गुरुकुल में उपनयन संस्कार के बाद विभिन्न विषयों में दिए जाने वाले ज्ञान एवं कला कौशल प्रशिक्षण को शिक्षा कहा जाता था। यह शिक्षा का संकुचित अर्थ था, परंतु जब शिष्य शिक्षा पूर्ण कर लेते थे तो समावर्तन समारोह होता था और इस समारोह में गुरु शिष्य को उपदेश देते थे कि स्वाध्याय में कभी प्रमाद मत करना। इसका अर्थ है कि छात्र को गुरु कहते थे कि बेटा सेल्फ स्टडी तुम हमेशा करते रहना, इस कार्य में कभी आलकस या आलस्य मत करना। इसका अर्थ है कि उस काल में जीवन भर स्वाध्याय अथवा ज्ञान अर्जन किया जाता था। यह शिक्षा का व्यापक अर्थ है। शिक्षा की संरचना एवं संगठन, वैदिक काल की शिक्षा की संरचना एवं संगठन निम्नलिखित है। वैदिक काल में शिक्षा को आमतौर पर 2 भागों में बांटा गया है। एक प्रारंभिक या प्राथमिक शिक्षा, दूसरी उच्च शिक्षा। तीसरा इसके बारे में बताया गया है, ये व्यावसायिक शिक्षा है, जिसे कर्म शिक्षा भी कहा गया है। यहाँ पर हम पहले चर्चा कर रहे हैं प्रारंभिक शिक्षा की। वैदिक काल में प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था परिवारों में होती थी। लगभग 5 वर्ष की आयु पर किसी शुभ दिन बच्चे का विद्यारंभ संस्कार किया जाता था। यह संस्कार परिवार के कुल पुरोहित द्वारा किया जाता था। बच्चे को स्नान आदि कराकर नए वस्त्र पहनाए जाते थे और कुल पुरोहित के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता था। कुल पुरोहित भूमि पर नया वस्त्र बिछाकर उस पर चावल बिछाता था तथा उसके बाद वेद मंत्रों द्वारा देवताओं की आराधना की जाती थी और बच्चे की उंगली पकड़कर बिछे हुए चावलों में वर्णमाला के अक्षर बनवाए जाते थे। कुल पुरोहित को भोजन कराकर दक्षिणा दी जाती थी। कुल पुरोहित बच्चे को आशीर्वाद देता था और उसके बाद बच्चे की शिक्षा नियमित रूप से प्रारंभ की जाती थी। शिक्षा की संरचना में यहाँ नंबर 2 पर उच्च शिक्षा आती है। वैदिक काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुलों में होती थी। 8 वर्ष से 12 वर्ष की आयु पर बच्चों का गुरुकुल में प्रवेश होता था। गुरुकुल में प्रवेश के समय बच्चों का उपनयन संस्कार होता था। यह वर्ण अनुसार अलग अलग आयु पर होता था। ब्राह्मण बच्चों का 8 वर्ष की आयु पर, क्षत्रिय बच्चों का 10 वर्ष की आयु पर, वैश्य बच्चों का 12 वर्ष की आयु पर यह संस्कार होता था। इस संस्कार के बाद बालक की उच्च शिक्षा प्रारंभ होती थी। नंबर 3 पर व्यावसायिक शिक्षा या कर्म शिक्षा को रखा गया है। वैदिक काल में आज की व्यावसायिक शिक्षा को कर्म शिक्षा कहा जाता था। प्रारंभिक वैदिक काल में यह शिक्षा छात्रों की योग्यता और क्षमता के आधार पर दी जाती थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में छात्रों के वर्ण जाति के आधार पर यह शिक्षा दी जाने लगी थी। आज सभी मनुष्यों को अपनी योग्यता एवं क्षमता अनुसार किसी भी प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार
प्राप्त है। और ऐसा ही प्रारंभिक वैदिक काल में था। कहना न होगा कि यह देन भी वैदिक काल की शिक्षा की ही है। और इस बीच व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र और स्वरूप में जो भी अंतर आया है वह कालांतर के कारण है। यह तो विकास की प्रक्रिया का ही एक परिणाम है। अब हम चर्चा करते हैं उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल की शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं की। वैदिक काल में जिस शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ उसे वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में शिक्षा का प्रशासन एवं संगठन तो सामान्यतः एक सा रहा, परंतु समय और परिस्थितियों और ज्ञान एवं कौशल के क्षेत्र में विकास के साथ साथ उनकी पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियों में भी विकास होता रहा। यहाँ वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के मुख्य अभिलक्षण विशेषताओं का क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत किया जा रहा है। नंबर 1, शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के प्रशासन एवं वित्त के संबंध में 3 तथ्य उल्लेखनीय हैं। नंबर 1, राज्य के नियंत्रण से मुक्त शिक्षा। वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व नहीं था, उस पर राज्य का कोई नियंत्रण भी नहीं था। उस समय शिक्षा पूर्ण रूप से गुरुओं के व्यक्तिगत नियंत्रण में थी। नंबर 2, निःशुल्क शिक्षा। वैदिक काल में शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क रही थी। शिष्यों के आवास एवं भोजन की व्यवस्था भी गुरु स्वयं करते थे, लेकिन शिक्षा पूर्ण होने पर शिष्य गुरुओं को अपनी सामर्थ्य अनुसार गुरु दक्षिणा अवश्य देते थे। नंबर 3, आय के स्रोत, दान, भिक्षा और गुरु दक्षिणा। वैदिक काल में गुरुकुल को आज की भांति राज्य से कोई निश्चित अनुदान प्राप्त नहीं होता था। उस समय राजा, महाराजा और समाज के धनी वर्ग के लोग इन गुरुकुलों को स्वेच्छा से भूमि, पशु, अन्न, वस्त्र, पात्र और मुद्रा दान स्वरूप भेंट करते थे। गुरुकुलों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिष्य समाज से नित्य भिक्षा मांगकर लाते थे। इन गुरुकुलों की आय का तीसरा स्रोत गुरु दक्षिणा थी। नंबर 4, शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श। डॉक्टर अल्तेकर के शब्दों में ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता की भावना, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन, समाज की उन्नति, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य और आदर्श थे। उस काल में शिक्षा को ज्ञान के पर्याय के रूप में लिया जाता था। अतः स्पष्ट है कि उस काल में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान का विकास था। समाज एवं राष्ट्र के प्रति कर्तव्य पालन और राष्ट्रीय संस्कृति के संरक्षण एवं विकास पर भी उस काल में विशेष बल दिया जाता था। मोक्ष की प्राप्ति को उस काल में मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य माना जाता था और उसकी प्राप्ति के लिए शिक्षा द्वारा उसका आध्यात्मिक विकास किया जाता था। इस आध्यात्मिक विकास का चरम उद्देश्य या परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति था। इन सब को हम निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध कर सकते हैं। नंबर 1, ज्ञान का विकास करना। वैदिक काल शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान का विकास करना था। तब ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र माना जाता था। ज्ञानम मनुजस्य तृतीय नेत्रम, और यह माना जाता था कि ये 2 नेत्र जो हमारे भौतिक शरीर में हैं हमें केवल दृश्य जगत का ज्ञान भर कराते हैं, परंतु हमारा तीसरा नेत्र जिसे हम ज्ञान बोलते थे ये हमें दृश्य और अदृश्य या सूक्ष्म दोनों जगत का ज्ञान कराता था। यह हमें सत्य असत्य का भेद स्पष्ट करता था, करणीय और अकरणीय भेद का अर्थ स्पष्ट करता था और हमें भौतिक और आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त करने के मार्ग को स्पष्ट करता था। नंबर 2 पर स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्धन। ऋषि आश्रमों और गुरुकुलों में शिष्यों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के संरक्षण और संवर्धन पर विशेष बल दिया जाता था और उन्हें उचित आहार विहार और आचार विचार की शिक्षा दी जाती थी। शारीरिक स्वास्थ्य के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए शिष्यों को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता था, दातुन एवं स्नान करना होता था, व्यायाम करना होता था, सादा भोजन करना होता था, नियमित दिनचर्या का पालन करना होता था और उन्हें व्यसनों से दूर रहना होता था। शिष्यों के मानसिक स्वास्थ्य के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए उन्हें उचित आचार विचार की ओर उन्मुख किया जाता था। नंबर 3, जीविकोपार्जन एवं कला कौशल की शिक्षा। वैदिक काल में
शिष्यों को उनकी योग्यता अनुसार कृषि, पशुपालन एवं अन्य कला कौशलों की शिक्षा दी जाती थी। उस समय हमारा देश धन धान्य से संपन्न था, लोग बहुत अच्छा जीवन जीते थे। परंतु उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों के स्वार्थ के वशीभूत होकर कर्म आधारित व्यवस्था को, कर्म कांड को जन्म आधारित व्यवस्था में बदल दिया गया। मतलब कर्म आधारित व्यवस्था को जाति व्यवस्था के आधार पर बदल दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों को वर्ण के अनुसार शिक्षा दी जाने लगी। वैदिक काल में अंतिम चरणों में शूद्रों को किसी प्रकार की भी शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित कर देना ब्राह्मणीय व्यवस्था का एक स्वार्थ भरा कदम था। वे शिक्षा अपने परिवारों में ही अब प्राप्त करते थे। नंबर 4, संस्कृति का संरक्षण एवं विकास। वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य अपनी संस्कृति का संरक्षण एवं हस्तांतरण था। उस काल में गुरुकुलों की संपूर्ण पद्धति धर्म प्रधान थी। उस काल में शिशु को वेद मंत्र रटाए जाते थे, संध्या वंदन की विधियां सिखाई जाती थी और आश्रम अनुसार कार्य करने के उपदेश दिए जाते थे। उस पूरे काल में शिक्षा का ऐसा क्रम चला कि उसके प्रभाव में अनेक लोग गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे और वनों में जाकर अध्ययन, चिंतन, मनन और निधिध्यासन करते थे और नए नए तथ्यों की खोज करते थे। इनमें से कुछ लोग संन्यास आश्रम में प्रवेश करते थे और ध्यान समाधि द्वारा मोक्ष प्राप्त करते थे। इससे इस देश की संस्कृति का संरक्षण और विकास हुआ। नंबर 5 पर नैतिक और चारित्रिक विकास। वैदिक काल में चरित्र निर्माण से तात्पर्य मनुष्य को धर्म सम्मत आचरण में प्रशिक्षित करने से लिया जाता था। उनके आहार विहार और आचार विचार को धर्म के आधार पर उचित दिशा देने का प्रयास किया जाता था। नंबर 6 पर छात्रों के, बालकों के आध्यात्मिक उन्नति को रखा गया है। वैदिक काल में शिक्षा का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य मनुष्य के बाह्य एवं आंतरिक दोनों पक्षों को पवित्र बनाकर उन्हें चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर करना था। यह कार्य केवल आध्यात्मिक उन्नति द्वारा ही होता था। धन्यवाद। हमारा यह वैदिक काल का प्रथम भाग समाप्त होता है। आगे का पाठ्यक्रम द्वितीय भाग में जारी रहेगा।